हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे वांगशियन लवर, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वन शॉट वांगशियन फैनफिक्शन। आई होप ये वन शॉट एफएफ आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉस, ये है वीवोजियन। आप इसे विंग बुला सकते हो। आज की रात ये आपके साथ होगा। ये सुनकर सामने बैठा पर्सन, जो अपनी लिप्स के बीचों बीच वाइन का गिलास से सिप ले रहा था, वो पर्सन अजीब तरीकों से अपने सामने खड़े ओमेगा को देख रहा था। वहीं उस पर्सन के सामने काफ़ी सारे ओमेगास खड़े थे। उनमें से एक ओमेगा, जिसका नाम विंग था, वो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी मिल्की वाइट फेस जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। वो ओमेगा अपने सर को नीचे झुकाए खड़ा था, क्योंकि उनमें से किसी को भी इजाज़त नहीं थी सामने वाले पर्सन को अपनी आंखें उठाकर देख सके। वहीं सामने वाला पर्सन कुछ देर तक उस ओमेगा को देखता है और एक कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे मेरे रूम में भेजो। ये बोलकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन के जाने के बाद वहाँ जितने भी ओमेगास खड़े थे, वो एक गहरी सांस लेते हैं। तभी वहाँ मैनेजर विंग के पास आता है और उसे एक बैग देते हुए कहता है, ये ले तुम्हारे लिए कपड़े और अच्छे से रेडी हो जाओ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए पहली बार है, पर तुम कोशिश करना मिस्टर लैन को गुस्सा ना आए। वो तुम्हें जैसा कहे तुम वैसा ही करना। उन्हें शिकायत का बिल्कुल भी मौका मत देना। अगर तुम कामयाब रहे तो वो तुम्हें मुंह मांगे कीमत देंगे, इसलिए कोशिश करना वो जो भी तुमसे डिमांड करे तुम बस करते जाना। उस मैनेजर की बात सुनकर विंग कहता है, बॉस आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा और शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। विंग की बात सुनकर मैनेजर कहता है, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। विंग वो बैग लेकर रेडी होने के लिए चला जाता है। विंग कुछ देर बाद अच्छे से रेडी होकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो खुद को देखते हुए कहता है, विंग अपने आप से कहता है, विंग तुम्हें पता है ना आज रात तुम किसके पास जा रहे हो? वो एक डेंजरस माफिया है। अगर तुमने जरा सा भी गलती की वो तुम्हें वहीं मार डालेगा, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छे से करना होगा। ये बोलकर विंग अपने बालों को ठीक करता है और कहता है, जल्दी चलो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ये बोलकर विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद विंग एक वीआईपी रूम के सामने खड़ा हो जाता है। वो बाड़ की सबसे बड़ी वीआईपी रूम थी। विंग अच्छे से जानता था ये वीआईपी रूम किसके लिए था। विंग डरा सहमा वो उस डोर को ही देख रहा था। काफ़ी हिम्मत करने के बाद विंग डोर को नॉक करता है, लेकिन तभी विंग को फेल होता है। डोर तो ओपन थी। विंग डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। अपनी नज़रों को उठाकर चारों तरफ देखता है तो वो रूम खाली था, लेकिन तभी विंग के कानों में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग बाथरूम की तरफ देखता है, जहाँ से उसे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शावर की आवाज़ सुनकर विंग समझ जाता है कि शायद वो पर्सन बात ले रहा है। ये सोचकर विंग चुपचाप काउच पे जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है। ये वही पर्सन था जिसे विंग कुछ देर पहले देखा था। इस वक्त वो पर्सन अपने वेस्ट के अराउंड टॉल लपेटे हुआ था और वो पर्सन देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके गीले बालों से पानी टपक रहे थे, जो देखने में
वो पर्सन और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। उस पर्सन की बॉडी पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रहे थे। अगर उस पर्सन को इस वक्त कोई भी गर्ल देखती तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो पर्सन एक नज़र विंग को देखता है और टेबल पर रखे वाइन का गिलास का सिप लेते हुए विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उस पर्सन के नज़रों को देखकर विंग को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। वो जल्दी से काउच से उठकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो पर्सन धीरे धीरे चलकर विंग के पास आता है। पर्सन विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को लपेटकर विंग को अपने करीब खींच लेता है और फिर वाइन को उसके चेस्ट के ऊपर गिरा देता है और डेविल स्माइल करते हुए अपने लिप्स को विंग के सीने पर लगा देता है और उसे किस करने लगता है। विंग जैसे ही ये महसूस करता है अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और उसके बैक पर अपने हाथों से रफ करने लगता है। जैसे उसे सिखाया गया था विंग वैसा ही कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद वो पर्सन विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। इस वक्त वो दोनों ही बेड पर थे और वो पर्सन विंग को किस कर रहा था। विंग बस सिसकियाँ ले रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। विंग के सिसकियों को सुनकर वो पर्सन अजीब तरीके से विंग को देखता है और एक डेविल स्माइल करते हुए अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखकर किस करने लगता है। वो पर्सन विंग के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे विंग कोई खेलने की चीज़ हो। वहीं विंग ये सब बर्दाश्त कर रहा था। वहीं उस पर्सन को विंग की आवाज़ें किसी म्यूज़िक की तरह लग रही थी। वो थोड़ी देर रुक जाता है और विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उस पर्सन की कोल्ड वॉइस सुनकर विंग डर से अपनी आंखों को खोल लेता है और उसे देखते हुए ना में सिर हिलाता है। वो पर्सन फिर से कहता है, कुछ बोलो। उस पर्सन की बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस पर्सन से क्या बोले। वो बस डरी हुई नज़रें से उस पर्सन को देख रहा था। वो पर्सन फिर से कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस पर्सन की बात सुनकर विंग डरते हुए कहता है, मैं आपको इस बाड़ में आते जाते हुए देखा है पर मुझे नहीं पता आप कौन हो। सभी आपसे डरते हैं। विंग की बातें सुनकर वांगजी को अपने अंदर एक सुकून महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता विंग की आवाज़ उसे इतनी सुकून क्यों पहुंचा रही थी। तभी वांगजी फिर से कहता है, क्या तुम इससे पहले भी? वांगजी इससे आगे भी कुछ बोल पाता तभी विंग रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, बस मेरा ये पहली बार है। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ क्योंकि अपने आंट के साथ आता हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और विंग के फेस पर अपने फिंगर को फिराते हुए कहता है, क्या तुम वर्जन हो? वांगजी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तब तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। देखो तुम जो भी हो, मुझे घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। ये बोलकर अपने पास पड़े एक छोटा सा पैकेट उठाते हुए उसे अपने दांतों से खोलते हुए विंग के ऊपर पूरी तरह से आ जाता है। मैं नहीं चाहता तुम मुझे बीच में रोको। ये बोलकर विंग को अपने नीचे खींच लेता है। लेकिन तभी विंग के मुंह से एक जोरदार चीखें निकलने लगती है। विंग कोशिश कर रहा था वो उस दर्द को बर्दाश्त करे, लेकिन विंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दर्द से चीख रहा था। विंग की चीखें सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है
विंग रोते हुए कहता है, छोड़ दो अब मुझे। विंग के मुंह से ये सब सुनकर वांग जी गुस्से से विंग के ऊपर से हट जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। बेड पे लगी ब्लड को देखकर कहता है, ओह, तो तुम सच बोल रहे थे। इससे पहले तुम्हें किसी ने टच नहीं किया। ये सब देखकर वांग जी स्माइल करता है और विंग को खींचकर फिर से किस करने लगता है। विंग रोते हुए वांग जी को रोकता है, लेकिन वांग जी विंग के को देखते हुए कहता है, मैं कोशिश करूँगा जेंटल रहने की। विंग रोते हुए कहता है, आप मुझे दर्द दे रहे हो। ये बोलकर विंग रोने लगता है। वहीं वांग जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पागलों की तरह विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसे विंग की कोई परवाह नहीं थी। वो पूरी रात विंग के साथ खेलता है। अब मॉर्निंग की 8 बज रहे थे। विंग की आज धीरे धीरे ओपन होती है। विंग जैसे ही बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करता है, तभी उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। विंग को अपने स्टमक में बहुत दर्द हो रहा था। विंग अपने स्टमक को टाइटली पकड़ लेता है और बेड की तरफ देखता है जहाँ ब्लड लगे हुए थे। विंग अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी वहाँ नज़र नहीं आता। विंग को कल रात में जो भी हुआ वो याद करता है। उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है। उसे याद था कैसे वो पर्सन उसका ख्याल भी रखा। लेकिन तभी सावर लेकर वांगजी आता है तो विंग को देखता है। ओह, तुम उठ गए। ये बोलकर वांगजी अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी विंग की नज़र वांगजी के बैग पर जाती है। ये देखकर विंग के पूरे फेस रेड हो जाते हैं। उसे कल रात में जो भी हुआ फिर से याद आने लगती है। वांगजी के बैग पर विंग के दिए हुए निशान थे। विंग को याद था कैसे ये पर्सन उसे वो सब होने के बाद उसे मेडिसिन दिया, उसका ख्याल रखा। जहाँ तक विंग को पता था, सभी लोग ये सब करने के बाद चले जाते हैं। वो मुड़कर ओमेगा की तरफ देखते भी नहीं हैं। ये सब सोचकर विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता, धीरे से अपने कपड़ों को उठाता है और बात लेने के लिए चला जाता है। वांगजी भी कुछ नहीं कहता, वो भी रेडी होने लगता है। काफ़ी देर फ्रेश होने के बाद विंग बाहर आता है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी जाना होगा। मैं आशा करता हूँ आज रात तुम मुझे यहीं मिलोगे। मुझे आज भी तुम चाहिए। मैं एक रात से ज़्यादा किसी को भी यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे तुम चाहिए। ये बोलकर वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर काउच पर बैठ जाता है। विंग अपने डरी हुई नज़रों से कहता है, ओके बॉस, मैं आज भी आपको यही मिलूँगा। ये बोलकर विंग वांगजी के गोद से उतर जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, मेरी जाने का वक्त हो चुका है। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, नहीं, तुम कुछ देर और मेरे साथ रुको, तुम अभी नहीं जा रहे हो। ये बोलकर वांगजी विंग को अपने करीब खींच लेता है। विंग अपनी डरी हुई नज़रों से उस हैंडसम पर्सन को देख रहा था। वो पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर कोई भी ओमेगा पागल हो सकते हैं। विंग ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसे कोई ओल्ड मैन नहीं मिला। विंग को बहुत खुशी मिल रही थी। उसने एक हैंडसम मैन के साथ अपनी वर्जिनिटी को खोया था। तभी वांगजी कहता है, तुम कहाँ खो गए। वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस, मुझे जाना होगा, मेरा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने की, मुझे जाने दो प्लीज़। विंग की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर वांगजी विंग के बालों को रफ करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। विंग डरते हुए कहता है,
मेरा नाम विंग है और मैं 16 साल का हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है, क्योंकि बाढ़ में 18 से कम उम्र के ओमेगास को अलाउ नहीं किया जाता। पर विंग को इतनी छोटी उम्र में अलाउ कैसे मिली? वो विंग से पूछता है, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? वांगजी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। फिर वांगजी कुछ नहीं बोलता। वांगजी विंग से फिर से कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मेरी उम्र क्या है? मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? विंग डरते हुए कहता है, मैं ये सब जानकर क्या करूँगा? ये आपका पर्सनल मैटर है। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम जा सकते हो। ये बोलकर वांगजी अपने फ़ोन को देखने लगता है। विंग जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी विंग के पास मिंगयाओ आता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है कितनी मोटी रकम मिले है तुम्हें? 10 लाख की जगह पर 30 लाख विवान मिले हैं। और ये लो तुम्हारी मेडिसन। उस मेडिसिन को देखकर विंग कहता है, ये कैसी मेडिसिन है? विंग की बात सुनकर मिंगयाओ हंसते हुए कहता है, ये बर्थ कंट्रोल करने की मेडिसिन है। इससे तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे। मैं तुम्हें इसे इसलिए दे रहा हूँ आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मिंगयाओ की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। वैसे भी तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी असली उम्र किसी को नहीं बताया गया है। अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ी हंगामा खड़ा हो जाएगी। ये सब तुम्हारे आंट की वजह से हो रहा है। अब देखना धीरे धीरे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर को देखकर मिंगयाओ चुप हो जाता है। मैनेजर विंग के पास आता है और विंग को देखकर कहता है, मैं आशा करता हूँ तुमने कोई गलती ना किया हो। ये बोलकर मैनेजर विंग को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंगयाओ देखकर कहता है, अरे बॉस आप उसे जाने दो, आप मेरे साथ चलो। मिंगयाओ की बात सुनकर मैनेजर कहता है, हर रात तो तुम्हारे साथ होती है मेरी, आज रात मैं इसके साथ रहूँगा। आज रात के लिए मुझे ये चाहिए। लेकिन तभी वहाँ एक पर्सन आता है और कहता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सोचना भी मत। मुझे उसे आज रात के लिए भी बुक कर दिया गया है। अगर वो आज रात के लिए नहीं गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम्हें पता है ना लैन वांगजी कौन है? उसके गुस्से के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। उसे गुस्सा दिलाने का मतलब एक सोता हुआ शेर को उठाना। और तुम सबको अच्छे से पता है लैन वांगजी एक माफिया है। वो कितना डेंजरस है। वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। ये बोलकर वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। और हाँ, आज नाइट के लिए तुम रेडी रहना। और हाँ, अच्छे से रेडी होकर आना। थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना। तुम इस कपड़ों में अगली लगते हो। उस पर्सन की बात सुनकर विंग धीरे से सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग के आंखों में आंसू थे। वो अब तक सब कुछ सह रहा था। वो चुप था, लेकिन अब वो बाहर आते ही खुद को रोक नहीं पाया। रोने से वो फूट फूट कर रोने लगा। विंग रोते हुए ही कार में जाकर बैठ जाता है। आखिर वो किसे बताए कि उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया है। उसके अंकल आंट पैसों के लिए उसे ये सब करवा रहे हैं। यहाँ विंग की लाइफ बर्बाद हो रही है और उसके अंकल आंट उसके ही पैसों से मज़े करेंगे। विंग के पास ना तो मॉम है ना ही डैड है। वो इस दुनिया में अकेला है। आज उसने अपना सबसे कीमती चीज़ खो दिया अपने अंकल आंट के वजह से। आधे घंटे बाद विंग पैसे लेकर एक छोटे से घर में जाता है। वहीं वो पैसे देखकर विंग के अंकल आंट बहुत खुश हो रहे थे। वहीं विंग अपना सर झुकाकर वो खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी विंग के आंट विंग के पास आती हैं और कहती हैं, हस्बैंड मैंने कहा था ना
ये हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है। इसे खिलाना पिलाना बेकार नहीं जाएगा। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में तुम्हें कुछ तो देना था। क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जाओ जाकर रेडी हो जाओ। जाओ जाकर आराम करो। तुम्हें आज रात के लिए भी रेडी होना है। तभी विंग के अंकल कहते हैं, विंग, तुमने एक ही रात में हमें रिच बना दिया। ये बोलकर वो पैसे को गिनने लगते हैं। विंग की आंट हंसते हुए कहती है, अब ना जाने कितनी रात आएंगे और हम रिच हो जाएंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बस आराम से रहेंगे। तुम जाओ जाकर आराम करो और हाँ, आज रात के लिए रेडी रहना। अपनी आंट अंकल की बात सुनकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज रात के लिए तैयार रहना, ये सोचकर ही विंग को आंखों से आंसू आ रहे थे। वो मन ही मन में कहता है, कितना पेन होता है ना वो सब करना। क्या करूँ मैं, कैसे बचूँ मैं? वो जो कुछ भी हो रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितना पेन हो रहा था मुझे, और ये लोग पैसों के लिए मुझे फिर से वहाँ भेजेंगे। ये सोचकर विंग अपने रूम में चला जाता है और रोते हुए कहता है, क्या करूँ मैं? क्या मुझे वहाँ फिर से जाना चाहिए? विंग कुछ देर तक कुछ सोचता है, उसके बाद अपने आंसुओं को पोंछ कर कहता है, हाँ, मुझे जाना होगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। विंग अपने बेबसी पर रो रहा था। विंग बेड पर लेट जाता है और वो सोचता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। विंग यही सब जल्दबाजी की वजह से बर्थ कंट्रोल नहीं खा पाया। वो बर्थ कंट्रोल लेना भूल गया और रोते रोते वहीं सो गया। कुछ देर बाद विंग की आंट विंग की पसंद के फूड लेकर आती हैं और विंग के सर पर अपने हाथ को फेरते हुए कहती हैं, विंग, उठो, कुछ खा लो। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये बोलकर विंग की आंट वहीं फूड को रखकर चली जाती हैं। अपनी आंट की आवाज़ सुनकर विंग धीरे से अपने आइज को ओपन करता है। तभी विंग की नज़र अपने पसंद की फूड पर जाती है। आज से पहले उसकी आंट ने कभी उसके पसंद की फूड नहीं बनाई, लेकिन आज उसके लिए उसकी पसंद की फूड बनाई है। विंग कल रात से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से कल रात में जो भी हुआ था, विंग उसकी वजह से बहुत थक गया था और वो पहले से कमज़ोर भी हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं बची हो। विंग धीरे से उठकर बैठ जाता है और फूड की तरफ देखता है। विंग को जो कुछ भी पसंद था वो सब था। विंग उस फूड को लेता है और खाने लगता है। आज ये पहली बार था विंग को इतना टेस्टी खाना मिल रहा था। इससे पहले उसके आंट और उनका ओमेगा सन उसे बहुत मारते थे और उसे खाने को कुछ भी नहीं देते थे। विंग को हमेशा भूखा ही सोना पड़ता था। इतना टॉर्चर सहने के बाद विंग घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंकल ने उसे देख लिया और उसे वापस से लाकर उसे बार में पटक दिया। तब उसकी मुलाकात लैन वांगजी से हुई। विंग फूड को ख़त्म करने के बाद खाली बाउल को किचन में ले जाकर रख देता है और वापस आता है तो देखता है वो सारे पैसे लेकर उसके कज़न ब्रदर और उसके आंट बहुत खुश हो रहे थे। विंग उनके पास जाता है। तभी विंग की आंट कहती है, विंग, आज रात के लिए अच्छे से रेडी रहना, हमने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। पूरा तुम्हारा बैग अच्छे से रेडी होकर जाना। तभी विंग के कजन्स कहता है, मॉम, इससे मुझसे मुझसे इसे दूर रखो, मुझे इसे देखकर गंदा फील होता है। पता नहीं आप लोगों ने इसे क्यों रखा है, मुझे बचपन से ही ये पसंद नहीं है मुझे। विंग की आंट अपने ओमेगा सन की बात सुनकर कहती हैं, तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर विंग के तरफ देखते हुए कहती हैं, सुनो,
मेरे बेटे के सामने तुम मत आना। अपनी आंट की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वापस से अपने रूम में चला जाता है। अपनी कजिन ब्रदर की बात सुनकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज वो जो कुछ भी है अपने अंकल आंट की वजह से है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह उसके अंकल आंट हैं। आज ना जाने क्यों विंग को ही खुद से ही नफरत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसे खुद को मार डालना चाहिए। उसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। विंग अपने आप को मिरर के सामने देखता है। आज ना जाने क्यों विंग को खुद से नफरत हो रही थी। वो हमेशा से सोचता था वो सबसे अलग है, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था उसके जैसा यहाँ कोई नहीं है। विंग अपने आप को देखकर रोने लगता है। उसे अपनी बॉडी के ऊपर जो बाइट थे उस निशान को देखकर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। काफ़ी देर रोने के बाद विंग अच्छे से रेडी होता है क्योंकि शाम हो चुकी थी और उसे बाहर में जाना था। विंग अच्छे से रेडी होता है और बाहर भी कार विंग का वेट कर रही थी। विंग सीधा कार में जाकर बैठ जाता है। वो कार बार के सामने आके रुकती है। विंग कार से बाहर निकलता है और सीधे वीआईपी रूम में जाता है। इस वक्त विंग वीआईपी रूम में अकेला बैठा हुआ था, लेकिन तभी लैन वांगची अंदर आता है। वांगची के हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट था। वो विंग के पास आता है और विंग के गले में पहनाते हुए कहता है, ये लो, मेरे तरफ से है। ये पेंडेंट बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, खुद से भी ज़्यादा। इस पेंडेंट को मुझे किसी खास को देना था और मैंने तुम्हें दिया। ये बोलकर वांगची विंग के करीब आता है। ये पेंडेंट अपनी सही जगह पहुंच चुकी है, इसका ख्याल रखना। विंग थोड़ा पीछे हट जाता है और पेंडेंट को देखकर कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। आपने कहा मैं इसे संभाल कर रखूं और मैं इसे संभाल कर रखूंगा। थैंक यू मुझे इतनी महंगी गिफ्ट देने के लिए। वांगजी अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए कहता है, आज की नाइट बहुत लंबा होने वाला है तुम्हारे लिए। वांगजी की बात सुनकर विंग घबराते हुए कहता है, मतलब? वांगजी डबल स्मोक करते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये बोलकर वांगजी एकदम से विंग को पेट पर धक्का दे देता है। जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं पागल हो चुका हूँ। आज मेरे पूरे दिन किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि बार बार मेरी आंखों के सामने तुम नजर आ रहे थे। ये बोलकर वांगजी विंग की शर्ट को ओपन कर देता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं विंग की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन वांगजी को विंग पर कोई तरस नहीं आ रही थी। उस रूम में बस रोने और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन वांगजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। वांगजी विंग को छोड़ देता है और फिर उसके अंदर ही खुद को छोड़ देता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है। वहीं विंग दर्द की वजह से सो नहीं पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी टूट रही थी। विंग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। विंग अपने मन में सोचता है, क्यों उसकी डेस्टिनी इतनी खराब थी। उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए, उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए, उसे इस दुनिया में अकेले क्यों छोड़ दिया। उसे इतना दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो तब भी नहीं होता जब उसके अंकल आंट उसे मारते हैं। ये बोलकर विंग रो रहा था। ये जैसे ही वांगजी विंग के रोने की आवाज़ सुनता है, उसकी आइज़ धीरे से ओपन हो जाती है। वांगजी की आइज़ पूरी तरह से रेड हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरी रात जगा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन जस्ट अभी सोया, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुनकर उठ गया। वांगजी विंग के फेस पर हाथ रखता है और कहता है, व्हाट हैपेंड? विंग कुछ नहीं बोलता, वो बस रो रहा था। वांगजी
फिर इस कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने कहा ना रोना बंद करो। वांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर विंग अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहता है, हाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं चुप हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग के ऊपर से एकदम से हट जाता है। तभी विंग चीख पड़ता है। ये दे, देखकर वांग जी फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, शांत हो जाओ। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग के अंदर से खुद को बाहर निकालता है और फिर उसके ऊपर से हट जाता है। विंग बहुत खुद को शांत करने के बाद कहता है, अब मुझे जाना है। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, क्या तुमने कल सुना नहीं था मैंने क्या कहा? जब तक मेरा मन तुमसे भर नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम यहीं रहोगे मेरे पास मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे मीटिंग कैंसिल करके आया और तुम जाना चाहते हो? विंग डर से रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं बहुत दर्द में हूँ, अब मैं और आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे? कहने के मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती किया, जाने की जिद किया, मैं सीधा तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। फिर तुम हर दिन हर रात मेरे नीचे पाओगे खुद को। फिर मैं तुम्हें हर रात टॉर्चर करूंगा। क्या इसके बाद भी तुम मेरे खिलाफ जाओगे? वांग जी की इतनी डरावनी बात सुनकर वो सिकुड़ जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद फिर से विंग की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है। ना जाने कितने घंटों तक ये सब चलता है, शायद जब तक विंग बेहोश नहीं हो जाता। अब विंग को जब होश आता है तो शाम हो चुका था और वो रूम पूरी तरह से खाली था, क्योंकि वॉशरूम में भी कोई नहीं था। वो रूम में विंग अकेला था। अब विंग धीरे धीरे उठता है और शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग अपने साथ जो कपड़े लाया था, विंग जल्दी से उस कपड़े को पहन लेता है। विंग अपने साथ कपड़े और कुछ पैसे लेकर आया था, क्योंकि विंग वहाँ से भागना चाहता था और उसे यहाँ से भागने का बस यही एक रास्ता था। विंग पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे पैसे भी मिल चुके थे। उसे नहीं पता उसके पास कितने पैसे थे, लेकिन उसके पास नोटों का पूरा बंडल था। विंग अपने बैग में सारे पैसों को रख लेता है और चेक को भी। विंग जल्दी से अपने बैग को पैक करता है और बार से बाहर निकल जाता है। वो बिना किसी को बताए सभी की नज़रों से बचकर बस स्टॉप पर जाता है और बस को पकड़ता है और कहीं दूर चला जाता है। बस काफ़ी आगे निकल चुकी थी। विंग बस कहीं दूर जाना चाहता था। वो एक छोटे से विला में जाकर रहना चाहता था, जहाँ उसके सीजे और ब्रदर रहते थे। वो अपने मॉम के सिस्टर के पास जा रहा था। वहाँ उसे कोई हर्ट नहीं करेगा, वहाँ विंग सुकून से जिएगा। ये सोचकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे बहुत पेन हो रही थी। क्या करता, वहाँ उसे जाना भी पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ता है। विंग अपने बैग से पेन किलर निकालता है और खा लेता है और ये सोचता है कि वो यहाँ चाइना में वापस कभी नहीं लौटेगा। वहीं पूरे 2 दिन बाद विंग एक छोटा सा विला में पहुँचता है, जहाँ उसके पहले से ही 2 लोग वेट कर रहे थे। विंग जल्दी से बस से उतरता है और अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नज़र एक ओमेगा पर जाती है, जो उसे ही ढूंढ रही थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। विंग दौड़ते हुए उस ओमेगा के हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, सीजे मुझे पता था आप मुझे यहाँ लेने ज़रूर आओगे। वो ओमेगा विंग को टाइटली हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, फाइनली आयसियान तुम मुझे मिल गए। तभी वहाँ एक और ओमेगा आता है और कहता है, सीजे आपको विंग मिला क्या? तभी उसकी नज़र
विंग पर जाती है। विंग हक को ब्रेक करता है और गगा ये बोलकर जेंग जेंग को हक कर लेता है। जेंग जेंग टाइटली हक करता है और कहता है, अब तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं करेगा विंग, अब हम सब साथ रहेंगे। मॉम और आंटी यही चाहती थी, हम सब साथ रहेंगे। काफ़ी देर रोने के बाद विंग चुप हो जाता है और कहता है, सीजे मुझे भूख लगी है। ये सुनकर यानी की आंखें भर आते हैं और वो विंग को अपने साथ लेकर घर जाती है। वो घर काफ़ी छोटा सा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था, उसमें काफ़ी लोग रह सकते थे। विंग अच्छे से खाना खाने के बाद अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी जेंग जेंग जाता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? यान्नी भी पीछे से आती है और कहती है, अचेन पहले उसे आराम करने दो, वो 2 दिन से थका हुआ है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। तभी जेंग जेंग कहता है, सीजे मैं बस विंग के बारे में जानना चाहता हूँ, वो लोग कैसे विंग को रखते थे, देखो तो हमारा विंग कैसा हो गया है। तभी विंग कहता है, आचिन का मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आप दोनों मेरा ख्याल रखना। ये बोलकर विंग अपने बैग को खोलता है और उन पैसों को बाहर निकालता है। इतने सारे पैसे देखकर यानली और जेंग जेंग शॉक हो जाते हैं। यानली विंग से पूछती है, विंग तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? विंग कहता है, मुझे नहीं पता ये कितने पैसे हैं। जेंग जेंग उन पैसों को देखकर कहता है, कम से कम तुम्हारे पास 6 लाख रुपए हैं, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? विंग यानली को और जेंग जेंग को सब कुछ बता देता है कि उसके अंकल आंट ने उसके साथ क्या किया। ये सारी बातें सुनकर यानली विंग को टाइटली हग कर लेती हैं और रोते हुए कहती है, विंग हमें माफ़ कर दो, अगर हम कुछ दिन पहले तुम्हारे पास आ जाते तो शायद ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, हमें माफ़ कर दो। जेंग जेंग रोते हुए कहता है, उन्हें उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी विंग, तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो वो उन्हें अच्छे से पनिश करेगा, तुम देखना उनके उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन तभी जेंग जेंग की नज़र विंग के गले में पड़ती है। वो उस पेंडेंट को देखकर कहता है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी यानली कहती है, अचेन विंग को आराम करने दो, अब चलो सुबह बात कर लेना। जेंग जेंग सोचते हुए कहता है, सीजे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसे कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है ये पेंडेंट मैंने कहाँ देखा है। यानली विंग को सुला देती है और जेंग जेंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग सुबह अपने सीजे के पास आता है और कहता है, सीजे मैं भी अपने लिए घर लेना चाहता हूँ। यानली हंसते हुए कहती है, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रह सकते हो, हम सब अपने ही हैं। विंग कहता है, फिर भी सीजे मैं अपने लिए घर लेना चाहता हूँ। तभी जेंग जेंग कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास का घर कुछ दिनों में खाली हो जाएगा, वो लोग इस घर को बेचकर शहर जा रहे हैं, वो लोग आज से सिटी में ही रहेंगे, कुछ दिनों में ये घर को खाली कर देंगे, तुम इसे ले सकते हो। अब यानली भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था विंग ऐसे ही यहाँ नहीं रहने वाला, इसलिए वो भी चाहती थी विंग उसके सामने उसके पास ही रहे, इसलिए वो भी मान जाती है। कुछ दिन बाद विंग उस घर को ले लेता है और वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। जेंग जेंग और यानली भी वहाँ कभी कभी आ जाया करते थे। यानली और जेंग जेंग फसल उगाया करते थे। विंग भी अब उनके साथ भी फसल उगाया करता था क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था और उनसे सीखना चाहता था। वो हर रोज़ यानली और जेंग जेंग के साथ फसल उगाया करता था। यानली और जेंग जेंग भी नहीं रोकते थे, ऐसे ही समय बीत रहा था। विंग बहुत खुश था, उसे यहाँ सभी उसे प्यार करते थे। विंग को यहाँ आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुका था। अब विंग बीमार रहने लगा था, विंग की तबीयत खराब होने लगी थी। विंग जो भी खाता उसे उल्टी कर देता,
यानली और चेंगचेंग बहुत परेशान थे। आखिर उन्हें भी कुछ पता नहीं चल रहा था विंग को हुआ क्या था। यानली विंग से कहती है, विंग, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बोलकर यानली विंग को लेकर एक वैद्य के पास जाती हैं जो काफ़ी ओल्ड पुरानी थी और वो बहुत अच्छे वैद्य थे। वो ओल्ड लेडी विंग को देखती है और कहती है, ये प्रेग्नेंट है। उस ग्रैनी की बात सुनकर यानली और विंग हैरान हो जाते हैं। और यही नहीं, वो ग्रैनी भी शॉक में थी। विंग तो इतना छोटा है और ये प्रेग्नेंट कैसे हो गया। लेकिन ग्रैनी खुद को संभालते हुए कहती हैं, विंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अब तुम अकेले नहीं हो। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। विंग रोते हुए सब कुछ बता देता है। वो ग्रैनी विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुमने इतना कुछ सहा है। वो तुम्हारे अंकल आंट बहुत बुरे हैं। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। विंग की बातों को सुनकर ग्रैनी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ विला में नए आए हो। तुमसे जो भी पूछे तुम बस यही कहना, तुम्हारा अल्फा इस दुनिया में नहीं है और तुम अकेले हो। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी बेबी का ख्याल रखेंगे। अगर तुम चाहो, अब इसे अपने पास रखना चाहते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम नहीं चाहते इस बेबी को अपने पास रखना, तब भी हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये तुम्हारी अपनी लाइफ है। तुम सोचो विंग। विंग रोते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ ये बेबी मेरे पास रहे क्योंकि इसके फादर ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये मेरा अपना है, मेरा अपना कहने वाला है। मैं इसे नहीं खोना चाहता। ये मेरी जिम्मेदारी है। यानली भी कहती है, हाँ विंग, हम तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम उसमें तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और इस बेबी का भी तुम चिंता मत करो। बस तुम रोना बंद करो। ग्रैनी विंग के हक करते हुए कहती हैं, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल भी मत डरना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे बच्चों की तरह हो। तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर तुम इस बेबी को रखना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़, मैं इस बेबी को अपने पास रखना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर ग्रैनी कुछ नहीं कहती। अब ग्रैनी विंग को कुछ मेडिसिन देती है और यानली और विंग दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। जेंग जेंग काफ़ी देर से दोनों को आने का वेट कर रहा था। जैसे ही विंग को देखता है वो दौड़कर विंग के पास जाता है। कहता है, सिजे, विंग को क्या हुआ? क्या कहा ग्रैंडमा ने? यानली विंग को सीधे रूम में ले जाती है और उसे रेस्ट करने को कहती हैं। जेंग जेंग उसे वापस लेकर बाहर आती हैं और उसे सारी बातें बता देती हैं। जेंग जेंग को बहुत गुस्सा आता है। ये सब सुनकर जेंग जेंग कहता है, सीजे, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। वो लोग हमारे विंग के साथ कैसे कर सकते हैं? एक तो मॉम जब गई विंग को लेने के लिए उन्होंने विंग को देने से मना कर दिया। ये बोलकर विंग उनका अपना ब्लड है और वो विंग का अच्छे से पालन पोषण करेंगे। लेकिन देखो ना सीजे, वो लोग विंग को पढ़ाया लिखाया तक भी नहीं। विंग कुछ भी नहीं जानता। आज उनके वजह से विंग की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। अभी बताओ विंग अब कैसे रहेगा? पूरे लोगों उसे टॉर्चर करेंगे। ये बच्चा भी जब इस दुनिया में आएगा लोग उसे कहेंगे कि उसका कोई डैड नहीं है। विंग एक सिंगल मदर है, उसका ख्याल कैसे रखेगा? यानली विंग को समझाते जेंग जेंग को समझाते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो। विंग अब स्ट्रांग हो चुका है। वो धीरे धीरे सब कुछ संभालेगा। जेंग जेंग कहता है, पर सीजे, वो अभी बहुत छोटा है। यानली कहती है, हम विंग को फोर्स नहीं कर सकते। विंग उस बेबी को रखना चाहता है तो वो रख सकता है। वो उस बेबी का मदर है। जो चाहे वो कर सकता है। हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। हमें उसका साथ देना चाहिए। अब जेंग जेंग भी मान जाता है और हामी सिर हिलाता है। कहता है,
हम उसका ख्याल रखेंगे और उसके बेबी का भी। अब ऐसे ही विंग का सभी ख्याल रखते थे। कभी कभी ग्रैनी विंग से मिलने आया करती थी और घर ही आकर उसे अच्छे से चेक करती थी और मेडिसिन देकर चली जाती थी। विंग इन दिनों में जेनचिंग को सबसे ज़्यादा परेशान करता था। विंग एक विंग का नाइट मंथ चल रहा था। विंग अपने बेली को सहलाया जा रहा था। ये देखकर जेनचिंग कहता है, विंग तुम बेबी बॉय चाहते हो या बेबी गर्ल चाहते हो? विंग शर्माते हुए कहता है, मुझे जो भी हो मैं खुश हूँ। कुछ दिन और फिर ये बेबी मेरे पास मेरे हाथ में होगा। देखना, ये जब बाहर आएगा मैं इसे बहुत प्यार करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा और ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजूँगा। मैं इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगा। विंग की बात सुनकर ग्रैनी, जेनचेंग और याले हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में लैन वांगजी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो हर जगह विंग को ढूंढ रहा था पर विंग उसे नहीं मिलता। वांगजी के मुंह से बस एक ही नाम सुनने को मिलता था, वी पुसियान। कहा हो तुमने मुझे धोखा दिया। 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन तुम आज भी मुझे नहीं मिले। मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हो चुका हूँ। तुमने ये अच्छा नहीं किया बेपोसियान। मुझे छोड़कर भाग गए तुम, मुझे बिना बताए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जिस दिन तुम मेरे हाथ आओगे उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा लैन वांगजी कौन है। मैं तुमसे हर एक रात हर एक दिन की बदला लूँगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलकर वांगजी टेबल पर एक पंच करता है जिससे वो टेबल टूट जाती है और वांगजी के हाथों में छुप जाती है। लैन सिचन जैसे ही देखते हैं गुस्से से वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो चुका है, फिर तुम दूसरे को कि दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? वांगजी, अब वो चला गया है, उसे भूल जाओ तुम्हें अच्छे से पता है हमारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं और उन्हें बस मौका चाहिए। अगर तुम्हारी कमजोरी के बारे में उन्हें पता चला तो वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। उन्हें विंग के बारे में पता चल चुका है। तुम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो, वो भी पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे दुश्मन को पता लग चुका है। तुम किसी ओमेगा के लिए पागल हो चुके हो और तुम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। तुमसे पहले वो ढूंढना चाहते हैं। वांगजी, तुम अपने साथ साथ विंग की जान के खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम माफिया बॉस हो। वांगजी गुस्से से कहता है, तो मैं क्या करूं? मुझे वो चाहिए। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, बस मुझे वो चाहिए। उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी उसे ढूंढो। तुम लोग एक ओमेगा को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तभी सोयांग सामने आता है और कहता है, बॉस हम अपना काम कर रहे हैं, हम उस ओमेगा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वांगजी गुस्से से सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम 9 महीने से ढूंढ रहे हो और तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। आखिर कब तक तुम उसे ढूंढ कर लाओगे? ये बोलते हुए वांगजी एक गहरी सांस लेता है क्योंकि वो इस वक्त रट में था। सिचेन जब देखते हैं वांगजी अपने रट में फिर से आ चुका है, वो सुयांग की तरफ देखकर कहते हैं, आई थिंक हमें बाहर चलना चाहिए। वो जाते जाते वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। तुम्हें किसी ओमेगा को अपने रट में मदद के लिए रखना चाहिए, लेकिन तुमने सारे ओमेगास को मना कर चुके हो। हम कोई भी ओमेगा तुम्हारे पास लाते हैं या फिर तुम्हारे पास भेजते हैं, तुम मना कर देते हो और उल्टा उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हो और खुद को भी। वांगजी गुस्से से कहता है, मुझे कोई ओमेगा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा विंग चाहिए। अब यहाँ से जाओ आप सब। लैंसिचन दुखी मन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वो सोयांग बाहर वेट कर रहा था। लैंसिचन के निकलने के बाद डोर अपने आप ही बंद हो जाती है और वांगजी के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। लैंसिचन की आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, वांगजी
तुम उस ओमेगा के लिए पागल हो चुके हो। तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो और दूसरे को भी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लाइफ हेल बन चुकी है। तभी सोयांग कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस ओमेगा को ढूंढने के लिए। लैन सिचन कहते हैं, जल्दी से ढूंढो उसे। मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकता। ये बोलकर लैन सिचन अपने रूम में चले जाते हैं और सोयांग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यानमिंग में विंग एक छोटा सा घर में चिल्ला रहा था। ग्रैनी उसकी मदद कर रही थी। विंग, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, बेबी बाहर आ रहा है। लेकिन विंग दर्द से चिल्ला रहा था। यानली विंग का ख्याल रख रही थी। ग्रैनी के पसीने छूट रहे थे। काफ़ी देर रोने के बाद एक बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और विंग की एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी ग्रैनी बेबी को लेती है और विंग को तरफ देखते हैं जो अब बेहोश हो चुका था। बेबी को अच्छे से क्लीन करने के बाद विंग के पास लेटा देती हैं और कहते हैं, मुबारक हो, विंग ने बेबी बॉय को बर्थ दिया है। वो एक अल्फा है। यानली बेबी को देखती है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी चैंग चैंग दौड़ कर आता है और बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, बेबी, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अंकल जाओ। तभी यानली हंसते हुए कहती है, ये अभी छोटा है, इसे नहीं पता तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। ये इस वक्त सिर्फ अपने मोम को ही पहचानेगा। अपने सीजे की बात सुनकर जिन जिन अपना मुंह बनाते हुए कहता है, पर सीजे, मैंने इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, इसलिए ये मेरा ग्रैंडसन है, सॉरी नेफ्यू है। और देखना, मैं इसे बहुत प्यार करूँगा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये विंग की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यानली दुखी मन से कहती है, शायद ये अपने फादर पे गया है। जेंग जेंग मुंह बनाते हुए कहता है, सीजे, ये मेरी तरह क्यों नहीं हुआ, या फिर आपकी तरह क्यों नहीं हुआ। ये विंग की तरह भी नहीं है, इसे अपने फादर पर जाने की क्या ज़रूरत थी। याली हंसने लगती है और कहती है, अजीन, बेबी थका हुआ है, उसे लेटा दो उसके मॉम के पास। तभी जेंग जेंग कहता है, इसने क्या किया जो ये थका हुआ है। याली हंसते हुए कहती है, अजीन, तुम बिल्कुल पागल हो। तभी ग्रैंड मदर हंसते हुए कहती है, ये अभी छोटा है, ये रोने की वजह से काफ़ी थका हुआ है, ये इस वक्त अपने मॉम को ढूंढेगा, इसलिए तुम इसे इसके मॉम के पास लेटा दो। जेंग जेंग बेबी को वहीं पे लेटा देता है। तभी धीरे धीरे विंग अपने आंखों को खोलता है और अपने बेबी को देखता है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा था। ग्रैनी विंग के पास आती है और बेबी को विंग की गोद में देते हुए कहती है, इसे फीड करवा दो, ये भूखा है। विंग उसे फीड करवाता है। विंग के फीड करवाने में ग्रैंड मदर मदद करती है। विंग को आज पहली बार सुकून मिल रहा था क्योंकि उसका अपना उसके पास था। तभी चेंग चेंग हंसते हुए कहता है, विंग, तुमने बेबी का नाम क्या सोचा है। विंग कहता है, आईवान। सभी को ये नाम बहुत पसंद आता है, सभी बहुत खुश थे। विंग बेबी के पूरे फेस पर किस करता है और कहता है, ये मेरा आईवान है। विंग ये कहते हुए अपने मन में सोचता है, अगर इसके फादर को पता चला तो शायद कहीं वो लैन वांगजी मुझसे मेरा बेबी को दूर ना कर दे, क्योंकि मैंने सुना है लैन वांगजी एक माफिया है और चाइना के बिजनेसमैन भी। ये सोचकर विंग बेबी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, ये मेरा बेबी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तभी यानली बेबी को टच करते हुए कहती हैं, विंग, ये बहुत प्यारा है और बहुत हैंडसम भी लग रहा है। विंग बेबी की तरफ देखता है जो फीड करने के बाद अब सो चुका था। कुछ दिन बाद विंग अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब वो अपने से ही बेबी का फीड करवा दिया करता था। उसे अब ग्रैंड मदर की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वहाँ के आसपास के काफ़ी सारे लोग
बेबी को देखने आते हैं। उसमें से एक महिला कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, शायद ये अपने फादर पर गया है। तभी दूसरा कहती है, ये मुझे पता नहीं क्यों, ये कोई मुझे साधारण बच्चा नहीं लगता। विंग सबकी बात सुनकर मन ही मन में घबराया जा रहा था। उन लेडी के बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, मुझे लगता है आप सभी को जाना चाहिए क्योंकि अब विंग अभी रेस्ट करना चाहता है। जेंग जेंग की बात सुनकर महिला हंसते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है विंग बेटा, तुम रेस्ट करो, हम आते जाते रहेंगे। ये बोलकर वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। जेंग जेंग एक गहरी सांस लेता है और विंग को देखता है जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जेंग जेंग विंग को सूप देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा ही बेबी है, इसे तुमसे कोई अलग नहीं करेगा। विंग हाँ में सिर हिलाता है और सूप पीने लगता है। जेंग जेंग बेबी के साथ खेल रहा था। वहीं दूसरे तरफ वांग जी पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था। वांग जी के सारे आदमी पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे थे। वहीं लैंसी चैन वांग जी को देख रहे थे। वांग जी पहले से भी और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। वांग जी पहले से ज़्यादा ड्रंक रहता था और जो विंग की तरह दिखते थे उन सारे ओमेगास को मार देता था। वो गुस्से से पागल हो चुका था। लैंसी चैन वांग जी की हरकतों को देखकर इग्नोर नहीं कर सकते थे। वो बहुत गुस्से में लैंसी चैन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम एक ओमेगा के लिए तुम बेगुनाहों को मारे जा रहे हो। वांग जी लैंसी चैन की तरफ देखकर कहते हैं, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इतने साल बीत चुके हैं, मैं उसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे अब तक नहीं मिला। मुझे अब तकलीफ हो रही है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं एक एक दिन का हिसाब लूँगा उससे। आपको पता है 2 साल बीत चुका है गगा, मैं उसे कहाँ नहीं ढूंढा। वांग जी की बात सुनकर लैंसी चैन एक गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, वांग जी तुम गलत कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछतावा हो, इसलिए थोड़े दिमाग को शांत रखो और शांत हो जाओ। लैंसी चैन वहीं वांग जी को छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आइवान खेल रहा था। वो धीरे धीरे अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था। शायद वो मम्मा कहने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही विंग अब आइवान के मुंह से मम्मा शब्द सुनता है, वो खुश हो जाता है और आइवान के पूरे फेस पर किस करता है। उसे आज बहुत खुशी मिल रहा था। तभी वहाँ जिंग जिंग आता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम्हें आज आइवान पे बहुत प्यार आ रहा है। विंग खुश होते हुए कहता है, जिंग जिंग तुम्हें पता है इसने मुझे मम्मा कहा। जिंग जिंग भी खुश हो जाता है और आइवान को विंग के हाथों से ले लेता है और कहता है, बेबी तुम मुझे अंकल कहो। लेकिन आइवान अंकल ना कहकर मम्मा कहता है। जिंग जिंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, ये लो। विंग हंसने लगता है और कहता है, शरारती बच्चा, अंकल को परेशान नहीं करते, अंकल कहो। लेकिन फिर भी आइवान मम्मा ही कहता है। विंग हंसने लगता है और जिंग जिंग कहता है, ये बहुत शरारती है, अभी से ही शरारती करता है। वहीं वांग जी को अब समझ आ चुका था कि वो विंग से प्यार करता है, इसलिए वो विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वहीं लैंसी चैन का असिस्टेंट लैंसी चैन के पास आता है और एक एनवलप देता है। लैंसी चैन उसमें से कुछ तस्वीर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं, जिसमें एक छोटा सा बेबी था और एक ओमेगा बेबी के साथ खेल रहा था। वो बेबी बिल्कुल देखने में वांग जी की तरह था। लैंसी चैन बेबी को देखकर कहते हैं, बेबी मुझे पता है तुम लैन फैमिली की ब्लड हो, लेकिन तुम जहाँ हो सेफ हो। मैं नहीं चाहता तुम दोनों वापस आओ। मुझे नहीं पता तुम्हें मेरा भाई अपनाएगा या नहीं, लेकिन विंग तुम यहाँ ना ही आओ तो बेहतर होगा। ये बोलकर लैंसी चैन उन सारे तस्वीर को जला देते हैं और कहते हैं, वांग जी को कुछ पता नहीं चलनी चाहिए। ये बोलकर लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ऐसे ही दिन बीत रहा था। आइवान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था।
और वो अपने उम्र से ज़्यादा समझदार हो चुका था। आइवान को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था। ऐसे ही 4 साल बीत चुके थे। आइवान 4 साल का हो चुका था। आज भी लैन वांगजी विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन आज 4 साल बाद फाइनली उसे विंग कहाँ है उसे पता लग चुका था। वांगजी एक पिग को देख रहा था। उसमें एक ओमेगा 3 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था। वांगजी गौर से उस बच्चे को देख रहा था और विंग को वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, ये लोग कहाँ मिलेंगे। उसके असिस्टेंट कहता है, बॉस हमने पता किया है, ये एक छोटे से विला में विनमन के शहर में रहते हैं। वो एक छोटा सा विला है जो शहर के पास है, चाइना से बाहर है। वांगजी उस तस्वीर को लेता है और कहता है, कार निकालो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। वांगजी कार में बैठा हुआ था। कार चल रहा था। वांगजी उस पिग को देखकर कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैं आ रहा हूँ वीवूजियान। तुमने मुझे इन 4 सालों में बहुत परेशान किया है। मुझे मेंटली टॉर्चर किया है तुमने, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम फिक्र मत करो। लैन वांगजी जो भी करता है बहुत ही बेदर्दी से करता है। अब मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे मैं हर रात तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, वैसे तुम भी तड़पोगे। हर रात रोओगे, मुझसे बैग करोगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं इतने सालों में समझ चुका हूँ तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग क्या है। मैं आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ विंग फसल को काट रहा था। कुछ सब्जियां थी और कुछ फल थे जिसे वो काट रहा था। विंग कुछ फल को उगाया था। आज वो जल्दी जल्दी उस फल को काट रहा था, क्योंकि बारिश आने वाली थी। अगर बारिश होते तो सारे फल खराब हो जाते। इसलिए विंग जल्दी जल्दी उस फल को काट कर सिटी भिजवाने वाला था। जेंग जेंग यानली ग्रैंड मदर भी नहीं थे, इसलिए विंग को ही करना पड़ रहा था। वहीं छोटा सा बेबी अपनी मॉम की मदद कर रहा था। उसकी आंखों में बहुत नींद थी, लेकिन वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मॉम की मदद कर रहा था। विंग ये देखकर कहता है, बेबी तुम सो जाओ, मैं अकेले कर लूँगा। वो आइवान कहता है, मम्मा मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप अकेले कितने सारे काम करोगे। विंग देख रहा था आइवान कैसे खुद को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग अपने आइवान को फेस पर किस करते हुए कहता है, मेरा प्यारा बच्चा जाकर सो जाओ, मम्मा कर लेंगे। ये बोलकर आइवान को विंग गोद में रख लेता है ताकि आइवान सो जाए। आइवान थोड़ा उदास होते हुए कहता है, मम्मा आप मुझे मत सुलाओ, नहीं तो मैं आपकी गोद में ही सो जाऊंगा। फिर आप पूरी रात अकेले कैसे करोगे। आइवान की बात सुनकर विंग कहता है, बेबी तुम खुद को तकलीफ मत दो, मम्मा ये सब कर लेंगे। तभी आइवान हंसते हुए कहता है, मम्मा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मुझे नहीं सुला सकते। ये बोलते हुए आइवान सो जाता है। वहीं विंग आइवान की हरकतें देखकर हंसने लगता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, ये बहुत जिद्दी है, फाइनली सो गया। पता नहीं मुझे किस खतरे का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत आने वाली है। ये सोचकर विंग थोड़ा डरा हुआ था। फिर वो उन फलों को देखता है और पैक करने लगता है। काफ़ी देर पैक करने के बाद आइवान को लेकर विंग बेड पर जाता है और उसे सुलाकर फिर से आकर पैक करने लगता है। पैक करने के बाद विंग आकर थक कर आइवान को हक करके सो जाता है। अब सुबह आइवान की आंखें खुलती है तो वो जल्दी से विंग को जगाता है। विंग भी उठ जाता है और फ्रेश होता है, कुछ फूड बनाता है, आइवान को खिलाता है और खुद खाता है। फिर अपने काम पर दोनों निकल जाते हैं। विंग चलकर बगीचे तक जाता है और साथ में आइवान भी था, और बाकी बचे फल बगीचे से तोड़ लेते हैं। अब आइवान को प्यास लगी थी
आइवान बॉटल को देखता है जो पूरी तरह से खाली थी। आइवान अपनी मम्मा की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लेने जाना है। आप फल को तोड़ो, मैं पानी लेकर आता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। आइवान पानी लेने के लिए झरने के पास चला जाता है, लेकिन तभी कुछ दूरी चला ही था आइवान से आइवान किसी से टकरा जाता है। जब आइवान अपने सर को ऊपर उठाकर देखता है तो बहुत ही हैंडसम मैन को देखता है। वो देखता ही रह जाता है। वो ऐसा लग रहा था उसके सामने कोई एंजल खड़े थे। वो इस पर्सन को पहले कभी यहाँ नहीं देखा था, इसलिए वो पूछ लेता है, हैंडसम अंकल, क्या आप यहाँ नए हो? वांग जी बेबी की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, मैं यहाँ नया हूँ। आइवान अपने आसपास देखता है जो काले कपड़े में खड़े थे। काफ़ी लोग खड़े थे जिसे हम गार्ड्स कह सकते थे। तभी लैंसिचे सोयांग दोनों ही वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी, वो हमें मिल चुका है, वो यहीं कहीं है। वांगजी हमें सिर हिलाता है। तभी आइवान लैंसिचन की तरफ देखते हैं जो बिल्कुल वांगजी की तरह देख रहे थे। आइवान लैंसिचन से पूछता है, आप दोनों कौन हो? आप लोग यहाँ नए हो, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या मैं आप दोनों को जानता हूँ या फिर हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं? वहीं वांगजी को इस बच्चे से अट्रैक्शन फील हो रहा था। वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है और आइवान को गोद में उठा लेता है। वहीं लैंसिचन गौर से आइवान को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वहीं सोयांग लैंसिचन के कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है, बॉस को तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो बच्चों से नफरत करते हैं, पर देखो तो कैसे इस बच्चे को गोद में उठा लिया। लैंसिचन अपने आंखें दिखाकर कहते हैं, चुप रहो। तभी सोयांग कहता है, बॉस, एक और बात कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बच्चा बिल्कुल बॉस की तरह लग रहे हैं, दोनों सेम लग रहे हैं। लैंसिचन अपने आंखें दिखाते हैं तो सोयांग चुप हो जाता है। वांग जी उस बच्चे से कहता है, बेबी, क्या आप यहाँ अकेले हो? तभी आइवान कहता है, नहीं, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरी मम्मा मेरे साथ है। वांग जी कहता है, क्या मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले चल सकता हूँ? तभी आइवान कहता है, क्यों नहीं? वैसे बेबी, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आइवान कहता है, मेरा नाम है आइवान, मैं यहाँ अपनी मम्मा के साथ हूँ। मैं यहाँ अपनी मम्मा की मदद करने के लिए उनके साथ फल तोड़ने में मदद कर रहा हूँ। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, पर आप और आपके मम्मा ही हो, फिर डैडी कहाँ हैं? तभी आइवान कहता है, मेरे पास मेरी डैडी नहीं है। आइवान उदास होकर कहता है, मैंने आज तक अपने डैडी को नहीं देखा, पर मैंने सुना है मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। मम्मा कहते हैं फ्यूचर में हम कभी अपने डैडी से मिलेंगे। मम्मा पापा से थैंक यू कहना चाहती हैं। मम्मा कहते हैं कि पापा एंजल है। आइवान की बात सुनकर वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक अकेला मदर अपनी बच्चे को उसके फादर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। हैंडसम अंकल, आपने तो बताया नहीं आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, मेरा नाम है लैन वांगजी, मैं यहाँ किसी अपने को ढूंढने आया हूँ, उसे पनिशमेंट देना है। वांगजी की बात सुनकर आइवान हैरान होकर कहता है, हैंडसम अंकल, आपको ऐसे किसी को बिना बात की पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। मेरी मम्मा कहते हैं किसी को बिना गलती की पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। वांग जी हंसते हुए कहता है, अच्छा, आपको कैसे पता मैं उसे सज़ा देने वाला हूँ? तभी आइवान कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बोल दिया। वही लैंसिचन ध्यान से उस बच्चे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, क्योंकि लैंसिचन को पता था ये बच्चा कौन है। कुछ देर पहले वो डरे हुए थे कि शायद वांगजी को जब पता चलेगा
वो शायद आइवान को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वांग जी जाने अनजाने में आइवान को बेवकूफ़ भरी बातें ध्यान से सुन रहा था और खुश हो रहा था। तभी आइवान कहता है, अंकल मुझे अब पानी लेकर मम्मा के पास जाना है। तभी वांग जी कहता है, आपने बताया नहीं आप यहाँ मम्मा के साथ क्या कर रहे हो। तभी आइवान कहता है, हमने यहाँ फसल उगाया है। मैं मेरे मम्मा को मैं मेरे मम्मा दोनों ही यहाँ फल तोड़ने के लिए आए हैं, ताकि हम उस फल को सिटी में भिजवा सके। हमारे साथ हमारे आंट भी हैं, अंकल भी हैं, लेकिन वो दोनों किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए हम दोनों को ही मेहनत करना पड़ रहा है। आइवान की बात सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा आपकी मम्मा कहाँ हैं? चलो मैं आपको आपके मम्मा के पास छोड़ दूँ, उसके बाद मुझे किसी को ढूंढने जाना है। तभी आइवान कहता है, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ? अगर आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ है तो मैं और मेरी मम्मा ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। हम यहाँ हर एक चीज़ जानते हैं। आइवान की बात सुनकर वांग जी कहता है, लायन वांग जी कभी किसी की मदद नहीं लेता। आप बहुत स्वीट हो, चलो मैं आपके मम्मा के पास छोड़ दूँ। वहीं दूसरी तरफ विंग आइवान को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी सामने आइवान दौड़ता हुआ विंग के पास आ रहा था। ये देखकर विंग जल्दी से आइवान को अपनी गोद में उठा लेता है और टाइटली हग कर लेता है। आइवान आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। वहीं ये सारी चीज़ें दूर से वांग जी देख रहा था, क्योंकि उसने पहले ही विंग को देख लिया था। वांग जी को पता चल चुका था ये बच्चा शायद उसका ही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बस ध्यान से आइवान और विंग को देख रहा था। विंग अब पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। वांग जी अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। तभी लैन सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी अब तुम क्या करने वाले हो? वांग जी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। लैन सिचेन कहते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है ये बच्चा तुम्हारा ही है? तभी वांग जी अपनी काका की तरफ देखकर कहता है, इस बच्चे के डीएनए टेस्ट करवाओ आप, तभी कुछ में पता चल सकता है। ये बोलकर वांग जी दूसरी तरफ पलट जाता है। वहीं सुयांग और लैन सिचेन शॉक थे। वांग जी वहाँ से जा रहा था। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या तुम विंग को लेकर नहीं जाओगे? वांग जी जाते हुए कहता है, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, फिर क्या करना है वो मैं आगे सोचूंगा। वहीं विंग काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। विंग काफ़ी देर आराम करने के बाद फूड रेडी करता है और आइवान को देता है और खुद भी खाता है। तभी आइवान कहता है, मम्मा आपको पता है मैं ना जंगल में एक हैंडसम अंकल से मिला था। वो हैंडसम अंकल बहुत हैंडसम थे और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया। आइवान की बात सुनकर पिंग आइवान की बातों पर ध्यान ना देकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता है मम्मा वो अंकल किसी को ढूंढने यहाँ आए थे। मैंने कहा मैं और मेरी मम्मा ढूंढने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन हैंडसम अंकल ने कहा उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना नाम भी बताया पर मैं भूल गया। ये बोलकर आइवान सोचने लगता है। विंग हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगली बार अपने अंकल से मिलना तो नाम पूछ लेना, इतना दिमाग को तकलीफ मत दो। शायद आपके अंकल की पर्सनल मैटर है, इसलिए वो आपकी मदद नहीं लेना चाहते थे। ये बोलकर विंग बाउल को लेकर किचन में चला जाता है साफ करने के लिए। काफ़ी देर साफ सफाई करने के बाद विंग आइवान को लेकर सीधे बेड पर आता है और आइवान को सुलाने की कोशिश करता है। वो दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वो दोनों जल्द ही सो जाते हैं। अब रात के 3 बज रहे थे। अब विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसके ऊपर है। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसके निपल के साथ खेल रहा है। विंग को अपने निपल्स में दर्द महसूस हो रहा था। विंग दर्द से अपनी आंखें खोल लेता है। उसे जैसे ही अपने ऊपर कोई महसूस होता है विंग चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके मुंह को कसकर दबा देता है और चुप रहने को कहता है। मैंने कहा ना शोर मत करो। ये आवाज़ जैसे ही विंग सुनता है वो अंदर से काँप उठता है।
विंग डर के वजह से पसीने से भीग चुका था। वो समझ चुका था ये पर्सन कोई और नहीं लैन वांगजी है। अब वो आ चुका है। अब उसके आईवान से उसे दूर कर देगा, शायद उसे मार देगा। ये सोचकर विंग छटपटाने लगता है। वहीं वांगजी उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे कहीं विंग भाग ना जाए। वांगजी विंग के एयर के पास कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बेबी पास में सो रहा है, वो उठ जाएगा, चिल्लाना मत। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे को देखा और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। मेरा बच्चा एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है। वो लैन वांगजी का बेटा है, वो लैंस है। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। आखिरकार विंग के वांगजी ने माउथ को ब्लैंक कर चुका था। उससे पहले विंग कुछ बोल पाता, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो विंग के कान में कहता है, तुम थोड़ा सा पनिशमेंट डिजर्व करते हो। अगर मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा तुम ये गलती बार बार करोगे। तुम्हें नहीं पता मैं 4 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाऊँगा। शांत हो जाओ। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ, मैं अपने बच्चे से तुम्हें अलग कर दूँ, तो चुपचाप मेरी बात मानो और मुझे शांति से मुझे तुम्हें खुद से प्यार करने दो। ये बोलकर वांगजी विंग के माउथ से अपना हाथ हटा देता है। ये बोलकर वांगजी विंग के शर्ट को हटा देता है और अपनी शर्ट को भी हटा देता है। विंग, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। वहीं विंग डरते हुए खुद को वांगजी के सामने सैनिटाइज कर देता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था वो वांगजी से खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन तभी विंग की चीखें निकलने लगती हैं। वहीं वांगजी रूडली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर था। वो बिल्कुल भी विंग पे रहम नहीं खाता। वो बस पागलों की तरह इंटीमेट हो रहा था। अब सुबह के 5 बज रहे थे। वांगजी सेटिस्फाई होने के बाद विंग से धीरे से अलग हो जाता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है, उसके पूरे फेस को किस करता है। अब वांगजी कुछ देर बाद उठता है और वेट टॉल लेकर आता है, विंग को अच्छे से साफ करता है और खुद भी फ्रेश होता है और सीधा अपने बच्चे के पास आता है। वो उसे फोrehead पर किस करता है और आइवान को लेकर विंग के पास आता है और लेटा देता है। विंग से कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं जल्दी तुम दोनों को लेने आऊँगा। तुम सुबह तैयार रहना, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं उसे पैक कर लेना। हम दोनों सुबह ही चाइना के लिए निकलेंगे। ये बोलकर वांगजी विंग के फोrehead पर किस करता है और रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो फिर से विंग के पास आता है और विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, विंग, तुम आज भी वैसे के वैसे हो और हाँ, तुम दोबारा भागने की कोशिश किए तो मैं तुमसे आइवान को दूर कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को सुबह लेने आऊँगा। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग काफ़ी थका हुआ था, वो भी सो जाता है। अब विंग की सुबह 8 बजे नींद खुलती है। विंग उठकर बैठता है, तभी उसके स्टमक में दर्द महसूस होता है। विंग स्टमक को पकड़ लेता है और उठने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो उठ जाता है। वो सीधा वॉशरूम जाता है और फ्रेश होता है। विंग को बाथ लेने के बाद अब हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए वो अब ठीक से चल पा रहा था। विंग आइवान को गोद में उठाता है और बाथटब में ले जाता है, उसे भी बाथ दिलाता है। जब विंग आइवान को अच्छे से रेडी कर देता है, जब वो बाहर आता है तो देखता है लैन सिचेन जेंग चेंग के सामने बैठे थे। जेंग चेंग डर से कांप रहा था। वहीं वांगजी बस उन दोनों को देख रहा था। लैन सिचेन बस गुस्से से जेंग चेंग को देख रहे थे। जैसे ही आइवान को वांगजी देखता है, आइवान दौड़कर वांगजी के पास जाता है। ये देखकर वांगजी अपनी जगह से उठता है और आइवान को अपने गोद में उठा लेता है। आइवान कहता है, मम्मा देखो, यही हैंडसम अंकल है जिनके बारे में मैं आपको कल बताया था। अंकल?
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आइवान की बात सुनकर वांगजी कहता है, बेबी, मैंने कल आपसे कहा था ना, मैं यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए आया हूँ। मैं आपको सरप्राइज़ करने आया था और आपने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया। आइवान कहता है, अंकल, मैंने आपको कैसा सरप्राइज़ दिया? वांगजी कहता है, आप मुझे अंकल मत कहो, आप मुझे डैडी बुलाओ। आइवान ये सुनकर खुश हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग बस अपनी डरे हुए आइज से उन दोनों को ही देख रहा था। मम्मा, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या ये मेरी डैडी है? विंग बस चुप था। तभी वांगजी गुस्से से कहता है, आइवान कुछ पूछ रहा है। विंग डर के हाँ में सिर हिला देता है। आइवान खुश होकर वांगजी के चिक्स पर एक किस करता है। ये मेरी डैडी है आप। तभी मैं सोचूं, मेरी डैडी मेरी तरह क्यों दिखते हैं? मैं कल से सोच रहा था, हम दोनों एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? आइवान की बात सुनकर सू यांग कहता है, आइवान, आप इनके जैसे नहीं, ये आपके जैसे नहीं, बल्कि आप इनके जैसे दिख रहे हो, क्योंकि ये आपके बायोलॉजिकल फादर है। तभी आइवान कहता है, पर डैडी, आप पहले क्यों नहीं आए? लैंसीचन हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि बेबी, हम पहले आ जाते तो आपको सरप्राइज़ कैसे देते? तभी आइवान कहता है, पर डैडी, आप दोनों अलग क्यों रहते हो? तभी लैंसीचन कहते हैं, क्योंकि आपके मम्मा एक काले राक्षस से आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। मम्मा, क्या डैडी हमारे साथ रहेंगे? वहीं विंग डरे हुए नज़रों से विंग को देख रहा था। अपना हाँ डर से अपना सर हाँ में हिलाता है। ये सुनकर आइवान खुश हो जाता है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। हैंडसम अंकल मेरी डैडी है। वहीं लैंसीचन इशारा करते हैं सुयांग की तरफ। आइवान के पास आते हैं। सुयांग आइवान के पास आता है और आइवान को बाहर लेकर जाता है। वहीं लैंसीचन गुस्से से जिन जिन की तरफ देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर हम दोनों भाइयों की जिंदगी नर्क में मिला दिया है। तुम दोनों भाई डेविल हो। विंग शॉक होकर जेंग जेंग की बातें सुन रहा था। तभी लैंसीचन जेंग जेंग के पास आते हैं और उसे कॉलर को पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तभी जेंग जेंग कहता है, मैंने कहा ना सीचन, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, छोड़ो मुझे। तभी लैंसीचन गुस्से से जेंग जेंग का कॉलर पकड़ते हैं और उसे पास के रूम में ले जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। विंग उनके पीछे जाता है। तभी वांगजी पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, उसने गगा को धोखा दिया, इसलिए गगा अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ कल रात ही बराबर कर लिया था। तभी विंग रोते हुए कहता है, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। अगर मेरे अंकल आंट को पता चल गया कि मैं वापस आ चुका हूँ, फिर से मुझसे वो सब करवाएंगे जो मैं नहीं करना चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मना करने के बाद भी तुम भागे। विंग रोते हुए कहता है, मैं आपसे नहीं भागा था, मैं अपने अंकल आंट से भागा था। अगर मुझे पता होता आप इन सालों में मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं वापस आपके पास आ जाता। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? विंग रोते हुए वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस अपने अंकल आंट से भाग रहा था। ये बोलकर विंग रोए जा रहा था। वांगजी विंग को शांत करवाता है और उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। यानली भी चुपचाप बैठे थे। वो बस जेंगचेंग को देख रहे थे। जेंगचेंग बस अपने नजरे को इधर उधर छुपा रहा था। तभी वो लैंसीचेन की ओर देख कर कहती हैं, सीजन, मुझे लगता है आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सीजन स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस यानली, आप फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे। तभी वांगजी कहता है, मुझे विंग को और बच्ची को यहाँ से लेकर जाना है और मैं विंग से जल्द शादी करना चाहता हूँ और हम कल ही शादी कर रहे हैं। वहीं आइवान अपने डैडी से ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कहीं उनके डैडी छोड़कर न चले जाए।
अब वांगजी और विंग की शादी हो चुकी थी। वांगजी विंग को और आइवान को अपने साथ लेकर जाना था, लेकिन लैन सिचन वांगजी से कहते हैं विंग और आइवान को साथ लेकर जाना सेफ नहीं है। वो यहीं सेफ है क्योंकि हमारे दुश्मन विंग को ही ढूंढ रहे हैं। अगर जेंग चेंग को, आइवान को और विंग को साथ लेकर गए तो उनके दुश्मन को मौका मिल जाएगा। वांगजी भी लैन सिचन की बातें को ठीक लगती है और वो कहता है ठीक है, विंग आइवान यहीं रहेंगे और मैं हमेशा इनसे मिलने आया करूँगा। वहीं वांगजी के दिमाग में बस ये चल रहा था, विंग के आंट अंकल का कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं विंग वांगजी को हक कर लेता है और कहता है क्या सच में हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सब साथ रहेंगे। वांगजी हमें सिर हिलाता है। विंग खुश होते हुए कहता है अब मेरे अंकल आंट मुझे नहीं ढूंढेंगे। अब वांगजी और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। वांगजी विंग से शादी भी कर चुका था। वो दोनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। पहले विंग वांगजी से डरता था, लेकिन अब विंग वांगजी से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि विंग भी वांगजी से प्यार करता था। वहीं लैन सिचन और झेंग चेंग की भी शादी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत पहले से ही प्यार करते थे, जब वो दोनों कॉलेज के समय थे। लेकिन झेंग चेंग को जैसे ही पता चला कि सिचन एक माफिया वर्ल्ड से है, इसलिए झेंग चेंग अपने गांव वापस लौट गया और वो कभी सिचन के सामने नहीं गया। सिचन काफ़ी सालों से झेंग चेंग को ढूंढ रहे थे। आइवान एक पल के लिए वांगजी को नहीं छोड़ता था। वो हमेशा वांगजी से लिपटा रहता था। वहीं वांगजी को बहुत खुशी मिल रहा था, उसका बेटा उसे बहुत प्यार करता है। अब रात हो चुकी थी। वांगजी आइवान को बेड पर लिटा देता है और अपने रूम में आता है तो देखता है विंग वांगजी का ही वेट कर रहा था। वांगजी सीधे विंग के पास आता है और उसे किस करने लगता है। विंग भी वांगजी के किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। काफ़ी देर किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है और विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड टिकाकर कहता है थैंक यू सो मच विंग, तुमने मुझे इतना बड़ा खुशी दिया है। तुम्हें नहीं पता मैं आइवान जैसे बेबी पाकर कितना खुश हूँ। लेकिन तभी आइवान के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वांगजी वहाँ से उठकर आइवान के पास चला जाता है। वो आइवान को हक कर लेता है। आइवान वांगजी को हक करके नींद में ही हक करके सो जाता है। वहीं काफ़ी देर देखने के बाद वांगजी आइवान को सुलाता है और फोrehead पर किस करता है और वो विंग के पास जाता है तो देखता है विंग सो चुका था। वांगजी अपने सर ना में हिलाता है और डोर को नॉक करता है, सीधे विंग के ऊपर आ जाता है और विंग की नींद में ही इंटीमेट होने लगता है। जैसे ही विंग को दर्द महसूस होता है, वो अपने आंखों खोलकर वांगजी को देखता है जो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग भी वांगजी के साथ देने लगता है क्योंकि वांगजी भी ये चाहता था। विंग भी चाहता था कि वांगजी ये सब करे। विंग मैं कल चला जाऊंगा और मैं फ्री होने के बाद ही आऊँगा, इसलिए तुम आइवान का ख्याल रखना और अपना भी। ये बोलकर वो विंग से प्यार करने लगता है, लेकिन सुबह को छोड़ता है। वांगजी उठकर खुद भी फ्रेश होता है, विंग को भी फ्रेश करता है, बेडशीट को चेंज करता है और विंग को बेड पर लिटा देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम विंग आइवान का ख्याल रखना, मैं जल्द से जल्द अपने काम को ख़त्म करके आऊँगा। ये बोलकर जैसे ही जाने जाता है तैसे विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हस्बैंड जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। वांगजी विंग के हाथों को चूम लेता है और हमें से हिलाकर चला जाता है। वहीं वांगजी चाइना वापस जाता है और वो अपने सारे दुश्मन को मार देता है और किंग की कुर्सी छोड़ देता है। वांगजी अब माफिया वर्ल्ड छोड़ चुका था और वो अब एक बिजनेसमैन था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं आइवान हर रोज विंग से पूछता था कि डैडी कब आएंगे। विंग हमेशा कहा करता था डैडी बस आ जाएंगे। लेकिन तभी विंग की तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है। विंग को शक था, इसलिए वो ग्रैनी के पास जाता है। ग्रैनी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है 2 वीक। विंग बहुत खुश था और वो
आइवान के पास आता है और कहता है, आइवान, आप हमेशा से कहा करते हो कि आप अकेले हो, पर अब से आपके साथ एक छोटा सा आपके ब्रदर या सिस्टर आने वाले हैं। वो आपके साथ खूब खेलेंगे। आइवान बहुत खुश होता है। अब विंग अपने फ़ोन को देखता है और वांग जी के पास कॉल करता है और सारी बातें वांग जी को बता देता है। वांग जी बहुत खुश होता है ये जानकर कि उसकी दूसरी बेबी आने आने वाली है, क्योंकि वो आइवान को बर्थ होते हुए नहीं देख पाया था और वो आइवान का ख्याल भी नहीं रख पाया था। अब वो अपने दूसरे बेबी का स्वागत बहुत अच्छे से करेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। फाइनली वांग जी अपने दूसरे बेबी के साथ बहुत खुश था। आइवान विंग अपने दूसरे बेबी को पाकर बहुत खुश था। वांग जी ने विंग की प्रेगनेंसी के काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था और वो बेबी के काफ़ी अच्छे से केयर किया था। कुछ ही महीने पहले सिजवी ने बर्थ लिया है। वांग जी सिजवी के पाकर बहुत खुश था जितना आइवान को पाकर। वहीं जेन चेंग और लैंसी चेन की एक बेबी गर्ल हुई थी जिसका नाम लैनी था। अब वांग जी एक नॉर्मल बिजनेसमैन था और वो माफिया वर्ल्ड छोड़ चुका था। अब विंग के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश था और वो दोनों बच्चों को और विंग को लेकर चाइना में शिफ्ट हो चुका था। वही लैंसी चेन भी जेन चेन को अपने बेबी गर्ल के साथ बहुत खुश थे। वो सभी एक साथ रहते थे। जानली भी शादी कर चुकी थी जिन जिसवान से। उसका भी एक जिनलिंग एक बेबी था जिसका नाम जिनलिंग था।